गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज के इतिहास के इस नए सीरीज़ में आपका स्वागत है। मित्रों, आज तक हम लोग इतिहास के एक वर्ग को पढ़ चुके हैं, यानी हम लोग प्राग ऐतिहासिक इतिहास के बाद आदि ऐतिहासिक इतिहास के बाद हम लोग भारत के विभिन्न साम्राज्यों को पढ़े हैं, जिसमें हर्यक वंश से प्रारंभ होकर और सातवाहन वंश तक के इतिहास को देख चुके हैं। मित्रों, हम लोग आज बात करेंगे भारत के स्वर्णिम अक्षर में लिखे जाने वाला एक वंश, एक अध्याय और एक साम्राज्य का। मित्रों, वो साम्राज्य वही है जिसे भारत में सोने के चिड़िया के समय के नाम से जाना जाता है। वो वही समय है जिसे कहा जाता है कि भारत का सबसे स्वर्णिम इतिहास था उस समय का। तो मित्रों, हम लोग आएंगे भारत के स्वर्णिम काल, सोने की चिड़िया की बात करते हैं। वो वंश है गुप्त वंश, गुप्त काल, जिसका प्रारंभ श्री गुप्त द्वारा किया जाता है एवं अंत यानी इस वंश का भी पतन अलग अलग वंशों के तरह ही विष्णुगुप्त के आते आते हो जाता है। तो मित्रों, हम लोग आज इसी वंश की बात करेंगे, इसी काल की बात करेंगे, भारत के स्वर्णिम काल गुप्त वंश की बात करेंगे। तो मित्रों, आइए हम लोग गुप्त वंश की बात करते हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग एक बार रिकॉल करेंगे कि पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, ताकि इतिहास के इस क्रोनोलॉजी को आसानी से समझने में सहायक हो। तो मित्रों, देखते हैं सबसे पहले कि अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं। तो हम लोग देखे थे सबसे पहले क्या, प्राग ऐतिहासिक इतिहास, जिसे हम लोग पाषाणकालीन इतिहास कहते थे। फिर हम लोग आगे के सीरीज में क्या पढ़े थे, आदि ऐतिहासिक इतिहास, जिसमें साक्ष्य तो प्राप्त था, लिपि प्राप्त थी, लेकिन उसको अभी तक नहीं पढ़ा जा चुका है, नहीं पढ़ा जा सका है। जिसमें हम लोग पढ़े थे क्या क्या, तो सैंधव सभ्यता की बात किए थे, सैंधव सभ्यता की बात किए थे, और दूसरा हम लोग वैदिक सभ्यता की बात किए थे। मित्रों, वैदिक सभ्यता में भी हम लोग दो भाग देखे थे, पूर्व वैदिक यानी ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है मित्रों, तो हम लोग यहाँ भी दो भाग देखे थे, क्या क्या, तो पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। एक और चीज़ इसके साथ आप समय को भी याद रख सकते हैं कि 5 लाख से लगभग 4000 तक का जो काल था वो पाषाण काल को, 5 लाख से लगभग 4000 का जो काल था वो पाषाण काल में आता है। फिर हम लोग सैंधव सभ्यता की जब बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि लगभग 2500 से 1700 या कहीं कहीं 1500 तक की स्थिति को हम लोग यहाँ देखते हैं। फिर पूर्व वैदिक काल यानी उत्तर वैदिक काल में आते हैं मित्रों, तो हम लोग देखते हैं 1500 से लेकर के ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व की बात करते हैं मित्रों। उसके बाद जब हम लोग उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो देखते हैं 1000 से लेकर के और 600 ईसा पूर्व यानी बीसी की बात कर चुके होते हैं। और ये वही समय होता है जब भारत में एक परिवार का स्वरूप महाजनपद तक हो चुका होता है, और भारतवर्ष में 16 महाजनपद बौद्ध और जैन निकाय के तहत हम लोग को पता चला। इसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद की जब हम लोग बात करते हैं तो अगले अध्याय में आ जाते हैं, जिसे प्राचीन भारत का इतिहास कहा जाता है। क्या बोला जाता है, प्राचीन भारत का इतिहास। हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास को भी 3 खंड में बांट दिए थे, इतिहास को भी 3 खंड में बांटे थे। उसमें हम लोग एक प्राचीन भारत, फिर दूसरा मध्यकालीन भारत की बात करते हैं, और तीसरा हम लोग आधुनिक भारत की बात करते हैं। तो मित्रों, हम लोग आधुनिक भारत की बात, तो मित्रों हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के अध्याय का अध्ययन कर रहे थे और इस पर अपना समझ अच्छा करने का प्रयास कर रहे थे, जो हमारे परीक्षा के लिए उपयोगी है। इसमें हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में देख रहे थे कि कैसे सबसे पहले सबसे शक्तिशाली महाजनपद हर्यक वंश की स्थापना होती है मगध में। ठीक है मित्रों, फिर हम लोग देखते हैं कि हर्यक वंश के वृद्धत्व के होते हुए हम लोग आगे के वंश में देखते हैं कि कैसे शिशुनाग वंश आता है और ये भी खत्म हो जाता है, शिशुनाग वंश। फिर हम लोग देखते हैं कैसे नंद वंश आता है और ये भी पतन के दौर में खत्म हो जाता है। फिर हम लोग मित्रों देखते हैं मौर्य वंश को।
ठीक है मित्रों, हम लोग क्या देखते हैं, मौर्य वंश को। मौर्य वंश को अध्ययन के लिए मैंने 3 पार्ट में बांट दिया था। एक बताया था पूर्व मौर्य काल, पूर्व मौर्य काल, दूसरा को मौर्य के समय का काल और तीसरा को उत्तर मौर्य काल। मतलब कि मौर्य से पहले की स्थिति, मौर्य के समय यानी चंद्रगुप्त मौर्य की का जो स्थापना है उससे लेके मौर्य के पतन तक का, और तीसरा में हम लोग बात किए थे उत्तर मौर्य काल, मतलब मौर्य काल का जब पतन हो जाता है तो कैसे उसके बाद की स्थिति भारतवर्ष की होती है और कौन कौन से वंश आते हैं मित्रों। तो हम लोग जब पूर्व मौर्य काल की बात कर रहे थे तो इसमें मुख्य रूप से देखते हैं कि मौर्य के उत्पत्ति यानी मौर्य वंश की स्थापना से पहले भारत में कौन कौन सा विदेशी आक्रमण हुआ, यानी इसके कारण हम लोग विदेशी आक्रमण को भी देख लेंगे। चूँकि हम लोग जब वैदिक की बात किए थे तो वैदिक सभ्यता ही आर्य का कारण होता है, और आर्य को देखे भी थे जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या ज्ञान। तो हम लोग जब आर्य की यहाँ बात कर रहे थे मित्रों तो वो वैदिक से ही संबंधित था। तो आर्य तो विदेशी थे लेकिन अब उनका देशीकरण हो चुका था, ऐसा माना जाता है। लेकिन इसके बाद जब हम लोग पूर्व मौर्य काल की बात करेंगे यानी मौर्य से पहले विदेशी आक्रमण की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ईरानी आक्रमण, जो आपको बताया गया मित्रों, ईरानी आक्रमण। फिर हम लोग बात करते हैं यूनानी आक्रमण का, यूनानी आक्रमण की बात करते। तो मित्रों इस तरह से हम लोग मौर्य से पहले के आक्रमण की बात कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे फिर मौर्य का। तो मौर्य का आक्रमण आपको पिछले ही क्लास में बताए हैं कि मौर्य के आक्रमण के समय हम लोग देखते हैं कि मौर्य के आक्रमण के समय नहीं, मौर्य के साम्राज्य के समय चंद्रगुप्त मौर्य से कैसे मौर्य साम्राज्य प्रारंभ होता है और धीरे धीरे इसका भी पतन हो जाता है। तो इतना तक आपको बता चुके हैं। उसके बाद फिर आपको बताया जाता उत्तर मौर्य काल। उत्तर मौर्य काल बताने से पहले मौर्य के समय में ही आपको बताया जाता है इनकी प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है मित्रों, इनकी राजनीतिक व्यवस्था भी आपको बताया गया है। ठीक है मित्रों, फिर इनकी सामाजिक व्यवस्था पे भी आपसे वर्णन की गई है। फिर इनसे संबंधित स्थापत्य की भी बात की गई है, और फिर इनसे संबंधित स्त्रियों की स्थिति उस समय क्या था इस पे भी बात की गई है, और फिर इस समय कला से संबंधित की कला क्या था उस पे भी, और अंततः इस समय धर्म का स्वरूप क्या था, यानी धार्मिक उत्थान हुआ या नहीं, या धर्म में परिवर्तन हुआ या नहीं, मौर्य के समय की व्यवस्था को बताया गया। अर्थात हमने आपको मौर्य काल में मौर्य के उत्थान से लेकर पतन तक के समय में क्या क्या सामाजिक परिवर्तन हुआ या क्या क्या सामाजिक स्थितियाँ थी, इस पे एक समझ दिया था अपने माध्यम से। अब मित्रों उसके बाद आपको जो बताया गया था उत्तर मौर्य काल, तो उत्तर मौर्य काल में हम लोग विदेशी आक्रमण की उसकी बात करते हैं जो मौर्य काल के पतन के बाद भारत में आता है और भारत में आक्रमण करता है। तो उस समय हम लोग देखते हैं कौन कौन, तो यूनानी की तो बात कर ही चुके हम लोग। इसके बाद देखते हैं शक, फिर हम लोग देखते हैं पल्लव, फिर हम लोग बात करते हैं कुषाण की। यानी मित्रों हम लोग कुषाण के ही अंदर कनिष्क सबसे प्रतापी राजा है, उसकी बात कर चुके हैं आपसे। तो मित्रों इस तरह से आपको एक समग्र नॉलेज दिया गया, और उसके बाद हम लोग आज की क्लास की तरफ बढ़ेंगे। क्या क्या दिया गया एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए, क्योंकि ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि इतिहास के क्रोनोलॉजी में क्या क्या हुआ और कब कब हुआ और उस समय क्या परिवर्तन हुआ। सबसे पहले मानव की उत्पत्ति होती है, पाषाण काल आता है, पाषाण काल के बाद आदि ऐतिहासिक काल में सैंधव आप देखते हैं हड़प्पा सभ्यता आती है, फिर देखते हैं वैदिक काल आता है जिसमें एक पूर्व वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल है। उत्तर वैदिक काल में देखते हैं कि कैसे भारतीय इतिहास में परिवर्तन आती है और राजतंत्र का विस्तार होता है। उसको हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के खंड में पढ़ते हैं जहाँ प्राचीन भारत की बात कर रहे होते हैं। मध्यकालीन और आधुनिक भारत की अभी हम लोग बात नहीं की है। फिर प्राचीन भारत में हम लोग वंश की बात करते हैं जो सबसे शक्तिशाली महाजन पद होता है, उसमें हर्यक वंश की स्थापना होती है मगध में।
मगध साम्राज्य में, जो बिहार का एक भाग है आज के समय में। हम लोग हर्यक वंश से होते हुए शिशुनाग वंश पे आते हैं, फिर नंद वंश पे आते हैं, और फिर मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से। और फिर हम लोग देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है। लेकिन इस बीच में भारत में कोई आक्रमणकारी आया होता है विदेशी, उनकी भी बात हम लोग इसके साथ ही कर लेते हैं, जिसमें ईरानी, यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण और कनिष्क का बात करते हैं। इसमें 2 पार्ट कर देते हैं, मौर्य से पहले और मौर्य के बाद की। फिर हम लोग बात करते हैं मौर्य के शासनकाल का, जिसमें मौर्य के शासनकाल की जो व्यवस्था है उसका अलग अलग टॉपिक करके आपको बता दिया गया है, जैसे प्रशासनिक, राजनीतिक, सामाजिक, स्थापत्य, स्त्रियों की स्थिति, धर्म व्यवस्था और कला और पतन की बात कर लेते हैं। फिर मित्रों हम लोग बात करते हैं उत्तर मौर्य काल की, मतलब मौर्य काल के ख़त्म होने के बाद का समय। तो जैसे ही मौर्य स्थापना खत्म हो जाता है, तब हम लोग देखते हैं कि भारत में कुछ शासक स्थापित होता है और फिर उनका भी पतन हो जाता है। तो हम लोग फिर इसकी बात करते हैं। इसके बाद भारत में आता है गुप्त साम्राज्य, यानी मौर्य के बाद एक प्रमुख साम्राज्य भारत में आएगा, जिसे हम लोग कहेंगे गुप्त साम्राज्य। ठीक है मित्रों, तो आज का क्लास भारत के स्वर्णिम अक्षर में लिखे जाने वाले इतिहास मौर्य गुप्त काल की बात करेंगे। ये वही समय है जिसे भारत में सोने के चिड़िया का समय कहा जाता है। भारत में इस समय को बहुत ही महत्वपूर्ण दिया गया है। भारत के कलात्मक विकास, बौद्धिक विकास, भारत की सामाजिक विकास इस समय चरमोत्कर्ष पे रहती है। तो सबसे पहले हम लोग गुप्त वंश से संबंधित कुछ समझ को समझेंगे कि कैसे गुप्त वंश के हम लोग गुप्त वंश से संबंधित चीज़ों का अध्ययन करेंगे और उस पर अपनी समझ स्पष्ट करेंगे तथा उससे संबंधित कुछ फैक्ट को याद रखेंगे जो हमारे और आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। और एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे तो मित्रों वो आपके लिए एकदम आसान और कम से कम समय में सही और सटीक आंसर देने में सक्षम बनाएगा। तो मित्रों आइए अब हम लोग बात करते हैं गुप्त साम्राज्य का। ठीक है मित्रों, हम लोग अभी तक 240 तक आ चुके हैं। अब बात करेंगे 240 से 550 ईस्वी तक का, एडी ईस्वी तक का, ईसा पूर्व की बात नहीं करें, ईस्वी तक का। याद रखिएगा 240 से 550, क्लियर है, लगभग 210 साल। तो हम लोग सबसे पहले जब गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे तो इसमें बात करेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में पुरातात्विक स्रोत क्या है, यानी गुप्त साम्राज्य से संबंधित स्रोत क्या है, जहाँ से गुप्त साम्राज्य का हम लोग वर्णन प्राप्त करते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं और गुप्त साम्राज्य के बारे में हम लोगों को नॉलेज प्राप्त होता है। तो हम लोग सोर्स में जब बात करेंगे तो देखेंगे कैसे कालिदास का सोर्स है, जो साहित्यिक सोर्स है, देवी चंद्रगुप्तम आदि की बात करेंगे, इससे क्वेश्चन रहता है। फिर हम लोग विभिन्न अभिलेख या लेख की बात करेंगे जो उस समय था और अभी हम लोगों को प्राप्त है, जैसे प्रयाग प्रशस्ति। फिर हम लोग बात करेंगे मुद्रा का, कि उस समय के मुद्रा से हम लोग को क्या प्राप्त होता है, उस समय के बारे में जानकारी। फिर मित्रों हम लोग बात करेंगे यात्रा विवरण का, कि उस समय के इतिहास को किस इतिहासकार ने यात्रा के रूप में आने के बाद बुक लिखा या कुछ उससे संबंधित साक्ष्य है, जिसे आज हम लोग पढ़ करके, देख करके, समझ करके उस समय के स्थिति को समझ पाते हैं, जान पाते हैं, उस समय की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है मित्रों, तो इस तरह से गुप्त वंश को समझने के लिए हम लोग के पास जो भी महत्वपूर्ण स्रोत है उसमें एक है साहित्यिक, दूसरा है विभिन्न लेख, तीसरा है मुद्रा और यात्रा विवरण, और भी चीज़ें हैं, इस पर हम लोग क्लास में बात करेंगे। फिर हम लोग गुप्त वंश के अध्ययन क्रम में अगला पढ़ेंगे स्थापना, कि गुप्त वंश के स्थापक कौन थे, संस्थापक कौन थे और इनके प्रमुख शासक कौन थे, क्रोनोलॉजी में पढ़ेंगे, जिसमें देखेंगे कि गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त करते हैं और इसका पतन विष्णुगुप्त के साथ हो जाता है। ये महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, इससे हमेशा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जब इसकी भी बात करेंगे तो आपको आर्ट और कल्चर में ये चीज़ देखने को मिलेगा।
तब जाके मित्रों हम लोग गुप्त वंश में बात करेंगे किसका, गुप्त साम्राज्य की। गुप्त साम्राज्य की क्या क्या, तो गुप्त साम्राज्य से संबंधित जैसे हम लोग मौर्य समय में पढ़े थे उसकी प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और स्थापत्य कला का बात, उसी तरह से गुप्त काल में भी एक सिस्टम बनाए हैं जिसके आधार पे आप अध्ययन करेंगे और आपको आसान लगेगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे गुप्त समय से संबंधित प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक चीज़ों पे हमारा फोकस होगा, केंद्र बिंदु होगा। फिर हम लोग देखेंगे सामाजिक स्थिति, फिर हम लोग देखेंगे अर्थव्यवस्था का कंडीशन, आधार, आर्थिक आधार, फिर हम लोग देखेंगे उस समय के धर्म और अनुशासन और धार्मिक अनुष्ठान है या नहीं है और क्या क्या है। फिर हम लोग उस समय स्थापत्य और साहित्य और कला की बात करेंगे। हम लोग फिर उस समय स्थापत्य की बात करेंगे कि क्या उस समय से संबंधित कोई स्थापत्य है। फिर हम लोग आर्ट की बात करेंगे और फिर हम लोग उस समय के लिटरेचर से संबंधित कुछ चीज़ उपलब्ध है क्या, इसकी बात करेंगे। तो इस तरह से हम लोग गुप्त वंश से संबंधित, गुप्ता पीरियड से संबंधित लगभग 200 साल के बीच के इतिहास को पढ़ेंगे और देखेंगे। तो आइए मित्रों, सबसे पहले हम लोग इसके आधार पे प्रारंभ करते हैं गुप्त साम्राज्य में। गुप्त साम्राज्य का सोर्स ऑफ गुप्ता पीरियड का क्या है, तो उस पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे साहित्यिक सोर्स का, कि भारत में साहित्यिक सोर्स क्या है। तो साहित्यिक सोर्स में अगर मित्रों हम लोग देखें तो देवी चंद्रगुप्तम, साहित्यिक सोर्स में देखें हम लोग तो देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस, कामसूत्र, देवी चंद्रगुप्तम, लिख ले, देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस, कामसूत्रम, और कालिदास से संबंधित रचनाएं, कालिदास द्वारा लिखी गई विभिन्न रचनाएं। मित्रों अब हम लोग जो बात कर रहे हैं गुप्त वंश के स्रोत का, उसमें सबसे पहले देख रहे हैं देवी चंद्रगुप्तम से हम लोग गुप्त वंश के बारे में साहित्यिक स्रोत है जिसे पता चलता है। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस जो लिखा गया है उससे भी हम लोगों को पता चलता है। फिर हम लोग देखते हैं कामसूत्रम से हम लोगों को इसका पता चलता है। किसका पता चलता है? गुप्ता पीरियड के समय का। ठीक है, हम लोग फिर देखते हैं कि कालिदास द्वारा लिखी गई विभिन्न रचना से भी इसका कुछ सोर्स पता चलता है, कुछ नॉलेज पता चलता है। उसके बाद देखते हैं विभिन्न लेख कि कौन कौन से लेख हैं जो गुप्ता पीरियड से संबंधित हैं, उससे संबंधित कुछ चीज़ों को हम लोग के लिए प्रमाण के रूप में है। जैसे हम लोग इसमें लेंगे प्रयाग प्रस्ति, एरन अभिलेख, ताम्रपत्र, प्रयाग प्रस्ति, एरन अभिलेख, ताम्रपत्र और कुछ लेख भी हम लोगों के पास है, कुछ अभिलेख और कुछ शिलालेख भी हम लोगों के पास है। हाँ, मोहर और सिक्के भी हैं, हम लोगों के पास कुछ मोहर भी हैं। ठीक है, जिससे हम लोग के पास गुप्त साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। मुद्रा, उस समय से संबंधित कुछ मुद्रा है जिससे हम लोग गुप्त साम्राज्य को देखते हैं। तो मुद्रा में सिर्फ मुद्रा याद रखना है। फिर हम लोग देखेंगे यात्रा विवरण। तो मित्रों, दो व्यक्ति ऐसे थे जिनके लेखनी से हम लोग देखते हैं उस समय के वो यात्री थे, भारत में आए थे, उसके आसपास और गुप्ता पीरियड से संबंधित चीज़ों को अपने लेखनी में लिखे, जो आज के इतिहास के लिए एक बहुत बड़ा सोर्स है, जिसमें एक है फाहियान, दूसरा है वैनशुआंग। कौन कौन है मित्रों? फाहियान, दूसरा है वैनशुआंग।
क्लियर है मित्रों, फाहियान। और ये याद रखना है आपको, ये जो है ये टोटल आपको याद रखना है। स्रोत के रूप में हम लोगों के पास क्या क्या है, तो साहित्यिक स्रोत में देवी चंद्रगुप्तम है, मुद्रा राक्षस जो विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया हुआ है, कामसूत्रम। हम लोग अलग अलग जगह पे इन सब चीज़ों का नाम पढ़ेंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि ये किस चीज़ का सोर्स है, तो गुप्त साम्राज्य से संबंधित सोर्स इससे प्राप्त होता है। ये भी याद रखना है, बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्रयाग जो प्रस्ती है वो किससे संबंधित है, तो गुप्त साम्राज्य से संबंधित है। एरन अभिलेख किससे संबंधित है, तो इसमें भी गुप्त वंश से संबंधित कुछ नॉलेज है। ताम्रप्रति से भी कुछ नॉलेज प्राप्त होता है, कुछ लेख है और कुछ मुहर से भी प्राप्त होता है। मुद्रा तो उस समय की है ही, जब हम लोग देखेंगे साम्राज्य तो उस समय देखेंगे कि कैसे समुद्रगुप्त अपने मुद्रा पे बीना लेके बजा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इन सब चीज़ों को आगे इसी क्लास में या इसके नेक्स्ट सीरीज में। फिर हम लोग बात करेंगे यात्रा विवरण का। तो फाहियान और वेनशुआंग का नाम भारतीय इतिहास में आता है, जो गुप्ता पीरियड से संबंधित कुछ चीज़ों को बतलाते हैं और उनके लेखनी में है या उनके द्वारा जुड़ा हुआ है, जो आज भी साक्ष्य के रूप में है। तो मित्रों, फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आए थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आए थे, ये चीज़ याद रखना है। और वेनशुआंग हर्षवर्धन के समय काल में आए थे। हर्षवर्धन के समय काल में आए थे। तो याद रखना है मित्रों, यात्रा विवरण में दो लोगों की यात्रा विवरण के बारे में याद रखना है, फाहियान के बारे में और वेनशुआंग के बारे में। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि गुप्त पीरियड से संबंधित नॉलेज किस किस की यात्रा से प्राप्त होता है, फाहियान और वेनशुआंग से प्राप्त होता है। ठीक है मित्रों, अब हम लोग बात करेंगे गुप्त साम्राज्य के नेक्स्ट टॉपिक पर, जो अभी आप लोगों को एक डेटा बताए हैं कि जिसके आधार पे हम लोग गुप्त साम्राज्य की सारी कहानी को समझेंगे और उससे संबंधित फैक्ट पे अपना अच्छा कॉन्सेप्ट लाएंगे। तो उससे पहले हम लोग बात करते हैं सबसे पहले क्या, तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना, और फिर हम लोग लास्ट में बात करेंगे गुप्त साम्राज्य का पतन किसके शासनकाल में हुआ। तो हम लोग बात देखे हैं अभी श्री गुप्त वंश का संस्थापक कौन है मित्रों, श्री गुप्त। तो अब हम लोग इसके बारे में लिख लेते हैं ताकि वीडियो बहुत लंबा नहीं हो, और फिर उसके बारे में आपको समझाएंगे, अपने वाणी से आपको बताएंगे उसके बारे में समझ, और उससे संबंधित कुछ फैक्ट बोर्ड पे लिख लेते हैं। तो आइए लिखते हैं हम लोग।